आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। और आज के मुद्दे में हस्ब रिवायत हस्ब आदत हम जम्मू कश्मीर पर ही नज़र रखेंगे और इस दौरान जम्मू कश्मीर में कई हुक्मनामों के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने और समझाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम खिराज अक़ीदत अदा करेंगे जम्मू कश्मीर की एक मानी जानी शख्सियत को, डॉक्टर मसूद चौधरी। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मसूद चौधरी का आज सुबह इंतकाल हुआ है। डॉक्टर मसूद चौधरी IPS से पहले ADGP रहे और उसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर की एक नई यूनिवर्सिटी, जिसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कहा जाता है, आज की बहुत बड़ी है लेकिन तब वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, उनका VC बनाया गया। और डॉक्टर मसूद चौधरी ने इस यूनिवर्सिटी को, इस दानिशगाह को बड़े पैमाने पर फैलाने में, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने में और उसके साथ साथ वहाँ कोर्सेज वगैरह शुरुआत, यूँ कहें तो यूनिवर्सिटी की शुरुआत में एक कलीदी रोल अदा किया। और उसके साथ साथ उन्हें माना जाता है कि वो खित्ते पीर पंचाल से लेकर जम्मू कश्मीर के लगभग हर इलाके में कहीं न कहीं अपनी इल्मी और अपनी जो समाजी कारकुन के बतौर उनकी छाप थी वो छोड़ने में कामयाब हुए। आज सुबह वो इंतकाल कर गए हैं और आज का प्रोग्राम उन्हीं को खिराज अक़ीदत अदा करते हुए हम इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कि रब कायनात उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो आज का प्रोग्राम डॉक्टर मसूद चौधरी के नाम, लेकिन प्रोग्राम में ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़मीनी हक़ाइक़ में सरकार का फ़ैसला और हमारे बल्दियाती इदारों के हवाले से सरकार का फ़ैसला। जम्मू कश्मीर की सरकार ने सरकारी हुक्मनामा जारी किया है और इस हुक्मनामे में जो हमारे DDCs हैं, BDCs हैं, जिसे हम तरक्याती काउंसलिंग कहते हैं, या पंचायतें, उनके लिए जो रकूमात की वागुजारी है उस मसले को किसी हद तक कहीं न कहीं हम कहीं फैसिलिटेट किया है। और ज़िला तरक्याती काउंसलों को अब जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपया BDCs यानी ब्लॉक काउंसिल काउंसलों को 20 लाख रुपए और ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपए तक के अखराजात का इख्तियार होगा। ये जम्मू कश्मीर की सरकार का हुक्मनामा है। ताहम इसमें कहीं न कहीं ताहम की बात आई है, मगर की बात आई है। ताहम इसमें इन पंचायती इदारों को, इन DDCs, इन BDCs को अपने आप को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज को डेवलप भी करना पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला और इसी फैसले पर क्या है हमारे BDCs, हमारे DDs की नुक्ता निगाह क्या उनका, यह आज के इस प्रोग्राम में हम बहस में करेंगे। तो मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के लगभग हर खित्ते से हमने आज की रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की है। गंदों का इलाका, डोडो गंदों का इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है और वहाँ से हमने वहाँ के DDC मेंबर जो हैं सरशाद मंटू, उन्हें आज के इस प्रोग्राम में दावत दी है। इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल किया है। उड़ी का इलाका एक और पिछड़ा इलाका, शहरों में कस्बों में काम तो होता रहता है लेकिन पिछड़े इलाकों में पूरी तरह से जो काम होना है उस पे किस तरह से सरकार पहुंच रही है वो हमने आज सामने रखने की कोशिश की है। रफ़ीक अहमद भट्ट वहाँ के DDC मेंबर हैं, DDC हैं उस इलाके के, वो आज हमारे आज के प्रोग्राम में मेहमान रहेंगे। और फिर साथ में हमने जावेद रहीम भट्ट को पुलवामा से, चाहूँकि साउथ कश्मीर का इलाका और साउथ कश्मीर का इलाका डेवलपमेंट में हालात की मार खा गया है, तो पुलवामा से हमने DDC मेंबर जो हैं जावेद रहीम भट्ट को आज के प्रोग्राम में शामिल किया है। हम कोशिश करेंगे कि इस सारे प्रोग्राम के दौरान इनके ख्यालात जानेंगे। तो हमारे साथ अभी जो ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया जो जावेद साहब है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज साहब की और उसके साथ साथ रफ़ीक साहब आपका भी शुक्रिया और हम सरशाद का भी शुक्रिया अदा करेंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जो पैनल पे मेरे मेहमान हैं, जी हेलो रफ़ीक साहब। रफ़ीक, आज आपने मुझे, हेलो जी रफ़ीक साहब। जी जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे यहाँ पे अपने इलाके की हकीकत बताने या डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए यहाँ पे बुलाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दूर दराज जैसे इलाकों की ये देखना चाहते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ हुई है, कैसे हुई है, हम लोगों ने क्या काम किया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी पैनलिस्ट जो यहाँ पे हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सबको, थैंक यू। फॉर रफ़ीक साहब, चूंकि आप उड़ी का पहाड़ी इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाला इलाका है, इस इलाके में तामीर और तरक्की के हवाले से अक्सर लोग कहते थे कि यहाँ पे ज़मीनी सतह पे नहीं हुआ है। अब सरकार ने 15 करोड़ रुपए जो 1 करोड़ रुपया जो है वो DDCs के डिस्पोजल पे रखा है। पहले ये सबको सेक्रेटरीट जाना पड़ता था, अप्रूवल लाना पड़ता था। अब सरकार ने 1 करोड़ रुपया DDCs के लिए, 20 लाख रुपया जो है BDCs के लिए और 5 लाख रुपए हर पंचायत के लिए मखसूस रखे हैं। और ये डिस्पोजल पे जो है मेम्बरान के उस कमेटी के डिस्पोजल पे होगा। ये कितना बड़ा फैसला है और कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है इस?
कि यहाँ तक आप पूरी तरह से दूर दराज और पहाड़ी इलाके की बात करोगे तो एक डीडीसी के लिए 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए कोई, मुझे लगता है कोई ज्यादा रकम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर अटकटिंग एक रोड की करोगे जो हम निकालते हैं तो उसमें भी कम से कम 30 से 35 लाख रुपए अटकटिंग के लिए लगता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। लेकिन चलो एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया, आगे आगे कोशिश होगी। हम लोगों ने कोशिश की कि हम जो 3 टायर सिस्टम पंचायत का है इसको मजबूत करें, इसमें हम पहल करें, तो आगे आने वाले जो दौर होगा मुझे लगता है वो बेहतर होगा, और उसमें बेहतरी से जो कमियां रह जाएंगी वो सरकार भी समझ जाएगी, और हम लोग भी बात करके तो सरकार से बात करके जो कमियां हैं तो उसको दूर करेंगे। तो डेवलपमेंट का एक दौर जो जमीन तक पहुंचा हुआ है, लोगों को छोटे मोटे जो मसले मसाइल होते हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, रोड हो, तो किसी न किसी हद तक, हम नहीं कहते कि हम 100% उसमें कामयाब हो सकते, लेकिन किसी न किसी हद तक हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे पंच और सरपंच कोशिश करते हैं, डीडीसी कोशिश करते हैं, हमारे डीडीसी कोशिश करते हैं, तो लोगों तक कुछ न कुछ जब आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3-4 साल से हुकूमत भी नहीं है, यहाँ की असेंबली नहीं है, तो ये एक असेंबली का रोल अदा कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं हम अपने लोगों का काम कर सकते हैं। जावेद साहब जी, जावेद साहब, साउथ कश्मीर का इलाका है, थोड़ा सा हालात का मारा हुआ भी है, ज़मीनी सतह पे डेवलपमेंट जो है हम लोग कहते हैं हो नहीं सकी है। अब उम्मीद थी कि ये डीडीसी बीडीसी डेवलपमेंट करेंगे, अपने मामलात उठाएंगे, क्या पहले जानना चाहूँगा कितने उसमें कामयाब हो रहे हैं आप? और उसके साथ साथ एक बड़ी परेशानी थी आपको कि फंड्स के एलोकेशन के लिए आपको डीसी साहब के पास वहाँ से फाइल होके सेक्रेटरी जाती थी, सेक्रेटरीज होके, अब ये डिस्पोजल अपने पे रखा गया है, डीडीसी बीडीसी या पंचायतें। तो एक तरह से जो उम्मीद है कि ज़मीनी सतह पे कहीं ना कहीं इससे एक फ़ायदा मिलेगा, क्या वाकई में इससे फ़ायदा मिलेगा? और क्या इस रकम से, यूँ कहें 1 करोड़ रुपया अगर जो डिस्ट्रिक्ट में है, तो क्या वो जब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो क्या वाकई वो डेवलपमेंट हो पाएगी? जी सनम एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपने जो डेवलपमेंट की बात की, अगर मैं बात करूं जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये 3 टायर सिस्टम, ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले जो हम जो जमीनी सतह की अगर हम बात करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की या डेवलपमेंट की, अगर आज हम 2 साल बाद देखेंगे तो इसमें बेहतरी आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने सारे काम कर दिए हैं, लेकिन बनस्बत उसमें बेहतरी आई है। और अब जो हमारा जो पब्लिक है या हमारी सोसाइटी है, खुद ब खुद उनके पास जाके उन्हीं से जो उनकी प्रायोरिटीज है उनके पूछते, उन्हीं को प्रायोरिटीज देते हैं। रही बात जो दूसरी बात आपने की, जो पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या हमें सेक्रेटरी से अप्रूवल जो अब डिस्पोज जो खुद अब ऑनरेबल डीडीसी को मिला है, इसमें ये एक अच्छा एक मुँह है, एक अच्छा एक कदम है, क्योंकि इसमें जो एक बीच में एक जो टाइम का एक जो गैप टाइम लगता था, वो टाइम बचा के वो पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो डेवलपमेंट पे ही होगा। और मुझे लगता है ये एक अच्छा एक गवर्नमेंट की तरफ से जो अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि जब तक हम इस पंचायत राज या 3 टायर सिस्टम को एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रास रूट लेवल पे न हम डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे और न हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ये जरूरी है जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, आरआईज हो या हम डीडीसीज हो, कि उनको ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करे। और क्योंकि उनकी एम्पावर से ही आपको जो हमारी जो ग्रास रूट लेवल हम जिसको जमीनी सतह कहते हैं, वहां से जो हमारी जो जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो वहीं से आएगी। और दूसरी एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, उसी से आपको एक नया जो एक थॉट, नया जो एक सोच, वो वहीं से आपको आएगा। और एक क्योंकि आज हमें जो हम पूरी दुनिया की मैं यहाँ बात करूं, हमें जरूरत है एक नए सोच की, एक नए थॉट की, कि हम उठे और जो हमारा जो ये एक जम्मू कश्मीर है या हमारा जो गाँव है, हमारा जो तहसील है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हम उसको आगे ले चले और हम पूरी दुनिया के साथ साथ चले। और रही बात जो दूसरी आपने की कि मुझे लगता है अगर हमें डेमोक्रेसी, वाकई में डेमोक्रेसी को एम्पावर, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है,
तो वो यही इंस्टीट्यूशन है जिसको हमें मजबूत करना है। लेकिन यहाँ से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है जावेद रहीम, ये हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे अगर बुनियादी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। लेकिन यहाँ पे एक मुझे क्लर्कल जो होता है नून में नुक्ता, वो भी इस ऑर्डर में नजर आ रहा है। आपको रिसोर्सेज डेवलप करने हैं, क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं? आप अपने रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं? डीडीसी, बीडीसी, पंचायत कैसे रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे? जी, मैं ये एक आपने एक जरूरी और अहम एक मुद्दा उठाया है कि हमने रेवेन्यू भी वहां से जनरेट करना है। देखिए, मैं आपको बात कहूंगा, जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, जो हमारे टाउन हैं, वहां पहले से जो म्युनिसिपल कमिटीज या म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है। जो हमारे रूरल एरियाज में जो हमारा जो वहां वेस्टेज होता है, जो कि हमारे घरों से जो वेस्टेज आता है या हमारे कारखानों से वेस्टेज आता है या कहीं और से वेस्टेज आता है, अगर हम उसको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और प्रोसेसिंग उसको करें, उसमें हमें दो बड़ी अहम चीजें मिले। एक जो हमारा जो वहाँ वातावरण है, हमारा जो माहौल है, हमारा जो आसपास है, एक तो वो साफ रहेगा। साफ रहने के साथ साथ हमारी जो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, एक सेहतमंद सोसाइटी बनेगी। जब एक सेहतमंद, तंदुरुस्त, हेल्दी सोसाइटी बनेगी, तब जाके आपको डेवलपमेंट मिलेगी। क्योंकि हमें अगर तरक्की करना है, हमें अगर आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें सेहतमंद, हेल्दी, तंदुरुस्त होना जरूरी है। मैं रिसोर्सेज की बात करूं, जरा रफीक साहब मेरे साथ हैं। मेरी बात जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। उससे क्या होगा, जो हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जब ये हम उसको कलेक्ट कराएंगे, उससे हमें एक जो गांव की एक कम्युनिटी होती है, उनको रोजगार मुहैया होगा। दूसरा, जो वेस्ट होगा वो रिसाइकल होगा और जो प्रोसेसिंग होगी उसकी वो रिसाइकल होगा और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे जो रेवेन्यू आएगा, उसमें भी जो हमारे जो गाँव की जो तरक्की है, बुनियादी सहूलतें हैं, वो रेवेन्यू उसी पे होगा। तो फिर तो लंबा प्रोसेस आप कर रहे हैं इसमें, तो फिर उसके लिए वो नावन दोहन वाली कहानी है। लेकिन ज़रा मैं रफ़ीक साहब से चलूँगा। रफ़ीक साहब, उड़ी का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और रेवेन्यू का कोई एवेन्यू नहीं है। आपके यहाँ तो कुछ माइनिस थी, जिप्सम वगैरह की माइनिस थी, उस तक भी लोगों ने कर दिया कि हम इस पर काम नहीं होने देंगे। और रेवेन्यू के क्या रिसोर्सेज हैं आपके इलाके में? कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? कोई आपने उस पर माथापेची या यूँ कहीं कोई एक्सरसाइज की है? देखिए, सबसे पहले तो समझी ने आपने जो आप बोल रहे थे कि इससे क्या फायदा हुआ है, जो सरकार ने ये थ्री टायर सिस्टम का जो कदम उठाया, तो मैं कहूंगा कि मेरे जैसा एक पसमानदा जात और गरीब इलाके का बेटा आपसे बात कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी, मतलब एक अपने आप में ना वो बहुत बड़ी जमहूरियत की जीत है और हमारे जो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की है उसकी एक बहुत बड़ी जीत है कि हर इंसान को मौका मिला कि आगे बात कर सके, आगे डेवलपमेंट कर सके। जहां तक हमारे रेलवे का तलक है, वो हमने मुख्तलिफ पैरामीटर सेट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो पॉलिटिकल तरीके से एक लोगों को वो ना उस ढांचे में मतलब सांचे में डाला गया था, तो उस सांचे से निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ, जिस तरह मैं अपने इलाके की बात करूँ, बहुत सारी हमारी पत्थर की मायने हैं, बहुत सारी बाकी, मतलब जिस तरह हमारा ये सरकारी जो हमारे इलाके की जो प्रॉपर्टी होती है, सरकारी जो जमीनें होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पे हम काम कर रहे हैं कि हम आस्ता आस्ता अपने लोगों को भी समझाने में कामयाब हो और अपनी पंचायतों के अंदर हम ऐसा वो मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे जो हमारी पंचायतों में लगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा जरूर टाइम लगेगा। ऐसी बात यह है कि हम फौरी तौर पर उसमें कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए हमें अपने लोगों को पहले एतमाद में लाना है कि भाई हम ये चीजें हैं जो हमारी सरकारी जमीनें हैं, बाकी चीजें हैं, तो वो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं। या हमने जैसे टाउन के अंदर कोई मकान बनाता है तो उसको फीस भरी जाती है, हमने भी वो पैरामीटर सेट किया है कि हम हमारे इलाकों में अगर कोई हमारे इलाकों में मकान बनाएगा तो उसको हम पर स्क्वायर फुट 2 रुपए दें, पर दूसरी स्टोरी का कितना दें, तो वो सारी चीजें हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे आगे आने वाले दिनों में भले ही हम, हो सकता है कि 1 साल का या 1.5 साल का हमें वक्फा है, इसमें रफीक बलोच कुछ न कर पाए, लेकिन ऐसा एक तरीका का आप जरूर बना के जाएंगे कि जो आने वाली बीडीसी हमारी, जो आने वाली हमारी पंचायतें होंगी, वो उस पर जरूर काम करके हमारे इलाके में, जिस तरह बाहर चाहे वो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में पंचायतें बहुत अच्छी तरह पावरफुल और काम कर रही है, शायद हम एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम बना के जाएंगे कि आने वाले जो हमारे लोग होंगे वो इस पे काम करेंगे और आगे बहुत इंशाल्लाह तरक्की होगी। ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। जरा यही बात हम जावेद रहीम से, जावेद रहीम, आप पुलवामा में हैं, पुलवामा में रिसोर्सेज हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है? देखिए सनम एजाज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं
जो अगर हम उनको इस्तेमाल में लाएंगे, यूटिलाइज करेंगे। मैं पुलवामा की बात करूं, अलग-अलग कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या नेचुरल सोर्सेज है वहां पे? हमारे यहाँ नेचुरल सोर्स जो यहाँ जो माइनिंग होती है, जितने भी यहाँ दरियाई जहलम से जो खुदाई होती है जी, नहीं हमारे में नहीं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। अलग अलग एरिया की अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ होती है। ये नहीं कि हम एक पूरे को मिला के डिस्ट्रिक्ट को बनाएंगे। अगर हम अलग अलग एरिया में जाएंगे, डिफरेंट जो हमारे एरिया है, डिफरेंट इलाके हैं, तो अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज है। जब तक हमें उनको यूटिलाइज करना है, हमें उनको इस्तेमाल में लाना है और तरीकेकार में लाना है कि उनसे एक अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट है। लेकिन उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए हमें जो टेक्नोलॉजी की दरकार है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल में लाके अलग अलग, जो अगर मैं गाँव की बात करूं, अलग अलग एरियाज की बात करूं, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूटिलाइज करके हमें लाना होगा। इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे हम जो बेसिक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है या हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हम उसको और ये नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमें जो हमारा जो अवाम है, हमारा जो लोग है, हमें उनपे बोझ नहीं डालना है। हमें उनपे गैर जरूरी तौर से जावेद रहीम, मैं वही समझने की कोशिश करूंगा। आपका पुलवामा को जिस तरह मैं जानता हूँ, कोई इतने बड़े एवेन्यूज या रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं हैं। एक दरियाई जहलम से गुजरते हुए वहाँ पे कुछ वो निकलती है, रेत बजरी निकलती है, वो सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पे, और कोई ऐसा मुझे नहीं है। उसके अलावा आपको फिर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, जिस तरह रफीक बता रहे थे कि रफीक साहब के हमें अपने इलाके में देखिए हमारे जो यहाँ एरियाज है, उसमें एक नाले रोमशी, आपने सुना होगा, एक मशहूर एक नाला है, बिल्कुल रोमशी उसके एक टॉप जी। अगर हम उसकी बात करें, अगर हम उसमें जो रॉयल जो लोकल की होगी, अगर हम वो बात करें, वो हमारा जो एक बहुत बड़ा एरिया है, वो हम उसमें उसको यूटिलाइज करके, उसको तरीकेकार मिला के, उसमें हम बहुत बड़ी एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे वाले साइड है, उसमें हम हर्बल जो हमारा होता है, एक पार्क बना के, वो मेडिसिन बना के, उसको हम इस्तेमाल यहाँ, अगर मैं हमारे बात करूं, जो हमारा जो संगरवली बेल्ट है या हमारा जो पहाड़ी एरिया है पुलवामा साइड की, तो उसमें हम वो चीजें कर सकते हैं। उनको हम यूटिलाइज करके उनको हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग इलाके हैं जहाँ अलग अलग आपको ये नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। उनको यूटिलाइज करके हम उनको, या अगर हमें कोई ऐसा, जैसे हमारे कुछ यहाँ अभी हाल ही में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कुछ टूरिस्ट विलेजेस बनाए हैं, इनको आइडेंटिफाई किया है। अगर हम उनको भी, तो उनसे भी एक रेवेन्यू जनरेट होगा। उनको भी हम ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं रूरल एरियाज में, या और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनसे रेवेन्यू करके, ताकि जो आम लोग हमारे लोग हैं कि उनसे कोई करना पड़े। जरा मैं रफीक साहब हैं, रफीक साहब मुझे कुछ बताना चाहते हैं। जी रफीक साहब बताइए, आप उंगली उठा रहे हैं। देखिए सनम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह अभी मेरे भाई ने बोला, देखिए हमारे पास टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत अच्छी जगह है और हमने एक प्लान भी बनाया हुआ है। मेरा यहाँ पूरी के हिसाब से बाबा फरीद आता है, तो वहाँ पे मैंने 5.5 करोड़ का एक रोड अप्रूव करवा के लाया हुआ है। उसके टेंडर भी होगी इंशाल्लाह। तो अगले, मुझे लगता है कि अगली मार्च अप्रैल तक मेरी वहाँ गाड़ी जाएगी। तो मैं अपनी, यानी कि अपनी फंडिंग से, अपने पंचायत की फंडिंग से या बीडीसी से हम उसको टूरिस्ट प्लेस की प्रमोट करेंगे। और उसमें एक तो हमारे नौजवानों की बेरोजगारी दूर होगी और दूसरा हमारा इंशाल्लाह रेवेन्यू भी जनरेट होगा। उसको हम पूरा हैंड ओवर करेंगे, कोशिश करके एज पर ला, कि हम किस तरह अपने जो हमारे कुदरती रिसोर्स है, जिस तरह हमारा नामला में एक बड़ा इलाका है, यानी कि वो माई भूमि है, वहाँ पे एक बड़ा आबशार है, पानी का बड़ा मशहूर है उड़ी के अंदर। तो उन जगहों के लिए मैंने कोई 9.5 करोड़ का एक नामला सी आबशार के लिए और नामला सी के लिए रोड थ्रू नोबाल सेंक्शन कराया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 1.5 महीने में इसकी फंडिंग भी हो जाएगी। या अपना बॉर्डर एरिया हमारा, इसको कहते हैं सिलीकोट, ऊपर डना है। तो इन चीजों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह अपने टूरिज्म को प्रमोट करें, और जो हमारी पंचायतों के जरिए और हम लोग प्रमोट करें उसको, और जिसका इनकम जो है, जिसका इनकम अब सोर्स है, एक तो हमारे इलाके के लोकल बच्चे उसमें एडजस्ट हो, वो लोग काम करें, चाहे वो दुकानदारी के हिसाब से करें, चाहे वो होटल के हिसाब से करें, चाहे वो गाइड के हिसाब से करें। यहाँ पर हम अपनी पंचायतों से कुछ पैसा दें, वहाँ पर हम गेस्ट हाउस बनाएं जिनमें हमारे टूरिस्ट आए वो वहाँ पे रहें, और उनसे जो किराया हो, जो उनसे हम पैसे लें, वो हमारी पंचायत की फंड में जाए। तो इन सारी चीजों में काम करने के लिए मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ नया करके हम जाएंगे। और आगे हमें, हमारी आने वाली जनरेशन को हम कोशिश करें कि आने वाले 2 साल, 4 साल, 10 साल के अंदर हम एक ऐसा
काम करके जाएंगे, उस लाइन पर लोग चले और वो हमें हमारी इलाके की डेवलपमेंट के लिए बहुत मजबूत हो और उस पर हम काम करें इंशाल्लाह। जावेद रहीम, मैं अब दूसरे जी। मुद्दे पे इसी चीज़ को लेकर आना चाहता हूँ। आप बड़ा करप्शन के खिलाफ लड़ते रहे हैं, कहते आपके बड़े इल्ज़ामात आए कि करप्शन है। हमने माजी में देखा जो हमारे मेंबर्स होते थे, ये होते थे, उनके पास जो फंड होता था जिसपे उनके अपने डिस्पोजल, जिस तरह आप अपने डिस्पोजल पे डीडीसी बीडीसी को ये अपने डिस्पोजल, उस पैसे को अपने ही वर्कर्स को दिया करते थे। आमतौर पे यही होता था कि एलोकेशन वगैरह होती थी, उनके वर्कर्स को चिट्ठी, एमएलए साहब की, मिनिस्टर साहब की चिट्ठी, तो उसी को वो पैसा एलोकेट होता था। तो बड़ा करप्शन का कुंभा परवरी हम कहें, अकरबा परवरी कहें, जो भी कहें, वो होता था। यहाँ पे क्रॉस चेक करें, अब सेक्रेटरीट में फाइल नहीं जाएगी, वही सिस्टम दोबारा शुरू तो नहीं होगा? देखिए जो जी एक पहले जो यहाँ होता है एक सिस्टम सा बना हुआ था कि जो वर्कर्स होते हैं, ये जब डिस्पोज जब होता है, ये फंड एलोकेशन होती थी, तो उसके बाद जो कंट्रैक्टर होता है, जो कंट्रैक्टर को काम दिया जाता था, तो वो पहले मतलब उसमें कोई टेंडरिंग नहीं होती है। अब जो एक नया पहले हमें जो डीडीसी को डिस्पोज करना है, उसमें एक पहले प्रॉपर एक प्लान देना पड़ता है। उसके बाद उसमें फिजिबिलिटी, नॉन फिजिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती है, वो ये कहीं इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है, ये फिजिबल है, कम्युनिटी बेनिफिट के लिए है। और उसके बाद ये प्लान जो है ये अप्रूव होता है। अगर ये कहीं उनको लगे कि ये इंडिविजुअल के लिए दिया गया है, तो ये प्लान फिर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए जरूरी होता है, डीडीसी के डिस्पोजल में है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उनकी जो फिजिबिलिटी है वो देनी जरूरी है, जो उनका टेक्निकल स्टाफ होता है। और ये बात दूसरी, जो पहले जो वर्कर्स होते थे वो ऐसे ही अलॉटमेंट होती थी कि फलानी फर्ज काम करेगा, उसमें तो अब वो है ही नहीं। जितने भी डीडीसी, बीडीसी या पीआरआई जितने भी ग्रांट होते हैं, उन सब में टेंडरिंग प्रोसेस होती है। टेंडरिंग प्रोसेस में आपको बस कंपटीशन में ही, जो हमारे कंट्रैक्टर्स हैं वो जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, जिसका पास होता है उसको अलॉटमेंट मिलती है। वहाँ बहुत हद तक हमें करप्शन की जो है कि वो उसमें बहुत हद तक कम होगा, या कहीं तक होगा ही नहीं। ये जावेद रफीक साहब, ओवरऑल इस फैसले से क्या ग्राउंड पे जो हमारे इदारे ये मजबूत होंगे या अभी और करने की जरूरत है? नहीं, देखिए अभी जहाँ तक हमारी फ्री सर्च सिस्टम का एक तलक है, वो पहले भी तो पंचायत बनती थी, फ्री सर्च सिस्टम जो है ये अभी बना। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे लोकल ऑफिसर थे या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, शायद उनको भी तस्लीम करते करते हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप हमने कहते हैं कि अभी 100% हमारी और उनकी आपस में सहमति बनी है, लेकिन 70% तक हम पहुंच चुके हैं आपस में कि नहीं, डीडीसी बीडीसी या पंच और सरपंच हमारे लिए इन लोगों को काम करना है। तो ये जो पावर है ये हल्का लेवल, हमारे एक हल्के में 11 वार्ड होते हैं, तो वो वार्ड लेवल पर हमारे पावर चले गए, फिर वो हल्का लेवल पर आ गए, फिर वो बीडीसी लेवल पर आ गए, फिर वो डीडीसी लेवल पर आ गए। तो ये एक सेटअप, जो मैंने पहले बोला कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उस पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से शायद हमारे देनों में कुछ और चीजें चल रही थी, तो हमारी अफिसरों को, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और हम लोगों को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते जरूर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जावेद रहीम, आपका टेक, लास्ट फाइनल टेक, क्या कहेंगे आप? क्या हम कब कितने कामयाब हो जाएंगे करप्शन को ख़त्म करने में, उसके साथ साथ आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में? देखिए सनम एजाज साहब, हम सबको हर एक चीज को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी काम को हाथ में नहीं लेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। जो हम एम्पावर की बात करते हैं, जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हम करप्शन की बात करते हैं, हम सबको मिलके उसके जो निकलना है, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव सोच लेके हमें आगे बढ़ना है। जितने भी ये रुकावटें होती धीरे धीरे जब हम निकलेंगे तो ये दूर होती जाएगी, चाहे वो करप्शन का मसला हो, चाहे वो कई इंडिविजुअल जो पहले बेनिफिट्स होते थे, या कुछ गिने चुने जो अफराद होते थे जिन्होंने इस सिस्टम को पूरे को हाईजेक करके रखा था। तो मुझे लगता है हम सबको जहां भी हमें उसमें कमी होगी तो आगे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, या जो हमारा जो डीडीसी है, पीआरआई है, या जो हमारी जो इंतजामिया है, आगे जितने भी उसमें कहीं
और जो जरूरत है इसको और चलिए ज्यादा सर, चलिए जावेद रहीम ज्यादा मुद्दा बड़ा, और इस बड़े मुद्दे में हमने आगे देखना है, फ्यूचर देखना है। 2020 में जम्मू कश्मीर में डीडीसी बने थे, इंतखाबात हुए थे, और उसके बाद हम कह सकते हैं पहली बार ऐसे हुए थे, और कुल कहा जाता था कि 3 टायर जो डेमोक्रेसी है वो मुकम्मल हुई है। और इस 3 टायर डेमोक्रेसी में अब ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। बहुत शुक्रिया जावेद रहीम ज्वाइन करने के लिए, कश्मीर के पुलवामा से जावेद रहीम ने मुझे ज्वाइन किया। रफ़ीक साहब ने मुझे ज्वाइन किया था उड़ी का इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, बारामूला ज़िले का आखिरी इलाका, और वहाँ से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया ग्राउंड पे, और दूर दराज के इलाकों में क्या सिचुएशन है वो हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम सरशाद नंटू से भी बात करें। वो डोडा के गंदों का इलाका है, गुदिना का इलाका है, वहाँ पे हम उनसे बात कर पाते, लेकिन बात उनसे चूँकि नेटवर्क का आज का ज़माना है और वहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है, बात नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी ज़मीनी हक़ाइक़, और इन्हीं ज़मीनी हक़ाइक़ में सरकार का बड़ा फैसला, 1 करोड़ डीडीसी, 25 लाख बीडीसी, 20 लाख बीडीसी और 5 लाख रुपया ग्राम पंचायतों तक सरकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस, और उसमें अपने रिसोर्सेज, अपना रेवेन्यू जनरेट करने की सरकार की पहल भी हो सकता है कि देर सवेर ये उम्मीद बारह पाएगी। तो फिलहाल आज का ये मुद्दा, आज के मुद्दे से बस इतना ही। लेकिन एक बार फिर मसूद चौधरी जम्मू कश्मीर की एक बड़ी शख्सियत, और आज सुबह उनका इंतकाल हुआ है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पहले वीसी, और उसके साथ साथ एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के आईपीएस ऑफिसर आज सुबह इंतकाल कर चुके हैं। रब कायनात उनकी रूह को करवट करवट जन्नत नसीब करे, और उनके लवाकिन को ये सदमा जो है बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। तो फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।